सोलो साथियों नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 2 केस लॉ पार्ट 2। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशन का केस लॉ पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने कल बात की थी, जो कि उसमें हमने 2 केस लॉ आपको हम समझाए थे अच्छे से। आशा करते हैं आप सबको वो केस लॉ अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा और अच्छे से जानकारी के साथ आपको पुनः समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 2 की। ठीक, पार्ट 2। ठीक, केस लॉ केस लॉ पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक, हर लॉ स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स के लिए मोर देन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास। ठीक, तो यह क्लास जो है एलएलबी वाले स्टूडेंट के लिए, एपीयू एस्पिरेंट के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, अदर एग्जाम के लिए मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह क्लास आप सभी आगे तक शेयर करें और ज़्यादा तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। पहला केस क्या रहेगा? सॉरी, पहला केस हमने, ये हमारा केस हो चुका है। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, और ये भी हो चुका है आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये दोनों केस लॉ हमारे हो चुके हैं। ठीक, ये दोनों केस हमारे हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, ये दोनों तो हो चुके हैं हमारे। ठीक, हम बात करेंगे आज तीसरा केस लॉ। तीसरा केस लॉ पे बात करेंगे। तीसरा क्या है? एच महाराजा धीराज माधव राव बनाम भारत संघ। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी केस लॉ यहाँ पे हम आपको करवाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ है। ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं है कि जो करवा दे आपके लिए ऐसे केस लॉ। ठीक है, तो हम लेके आए हैं आपके लिए, शिवांशु मेरा नाम है, आपके लिए लेके आए हैं। अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे समझाएंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ। आपको यहाँ पे दावा करते हैं पूरा, यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप बिंदास तैयारी करिए, बिंदास पढ़िए आप यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारा केस लॉ, क्या रहेगा। तो हमारा केस है एच महाराजा धीराज बनाम माधवराव। ठीक है, भारत संघ एससी सुप्रीम कोर्ट का हमारा केस है। ठीक है, जो कि कब का है? 1917 का है। ठीक, इसके तथ्य के बारे में बात करेंगे। तथ्य क्या है, अच्छे से आप पहले चीज तो आप सब श्रोता बनिए। अच्छा, एक अच्छा श्रोता बनिए। श्रोता बनेंगे अगर आप पहले सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर चार लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं तो आप पहले अच्छे सुनेंगे, तभी तो उसका जवाब देंगे ना। इसलिए पहले बता रहे हैं हम आपको, पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। ठीक, आपको समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा, लेकिन आप फोकस करिए। ठीक, तब समझ में आएगा। वीडियो को एक बार नहीं 3 बार देखिए और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा मन को एकाग्रता की ओर ले चलिए। फालतू चीज रील सरकाने में आप कभी सिलेक्शन नहीं होंगे। रील सर एक बार पढ़ लीजिए सारा कुछ त्याग करके, तो आप जिंदगी भर अच्छे से बढ़िया एसी में बैठ के, लग्जरी रूम में बैठ के आप बढ़िया रील सरकाइएगा। ठीक है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारा समय है उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो स्वतंत्रता से पहले भारत के लगभग 48%, स्वतंत्रता से पहले भारत के लगभग 48%, ठीक है, से अधिक क्षेत्र और लगभग 28% आबादी रियासतों के अधीन आती थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्रता से पहले विकल्प दिया गया था। स्वतंत्रता से पहले विकल्प दिया गया था भारत के भारत के साथ जुड़ने के बदले में, भारत के साथ जुड़ने के बदले में राजाओं को राजसत्ता का भुगतान किया जाना था। राजसत्ता का भुगतान किया जाना था। ठीक है, जो कि वर्ष 1970 में संसद में राज भत्ता और उपाधियों की औपचारिक मान्यता प्राप्त करने का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, यह लोकसभा में पारित हो गया। ठीक, लोकसभा में यह उपाधि लोकसभा में पारित हो गई, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से अपील नहीं हो पाया। राज्यसभा में एक वोट से अपील नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ ही घंटों बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय? वीवी गिरि ने सभी शासकों की मान्यता रद्द करने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, सभी चीजें वहां पे कैंसिल हो गई। ठीक, फिर इस आदेश को भारत के
सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जब वहां से कैंसिल कर दिया गया तो इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया, पारित किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएं दायर की गई। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट रिट याचिकाएं दायर की गई। तो हम आपसे पूछेंगे कि अनुच्छेद 32 क्या है, आप सब बताने की कोशिश करिए। 32 क्या है? अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक संवैधानिक उपचार है। ठीक, ठीक है। इसके तहत रिट याचिकाएं दायर की गई जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश पर सवाल उठाए गए। राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के सवाल पर सवाल उठाए गए। मतलब प्रेसिडेंट जो थे यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश पर सवाल उठाए गए और सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने राजभत्ता को खत्म करने और आदेश को संविधान के खिलाफ और आदेश को अमान्य घोषित करने की मांग की गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद याचिकाकर्ता का तर्क था कि राजभत्ता को समाप्त करना व्यक्ति की संपत्ति और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना था, क्योंकि जब व्यक्ति उस टाइम कमाते थे तो उसमें भत्ता भी देना पड़ता था, ये सब काफी चीजें था ना, इसलिए यहाँ पे इस केस में बताया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने विश्वासरित कर्तव्य फंडा फिडुशरी ड्यूटी का उल्लंघन किया है। ठीक है, अब विधिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कानून का पहला प्रश्न राष्ट्रपति की कार्यवाही की वैधता पर था। यहाँ पे जो पहला प्रश्न था वो राष्ट्रपति की कार्यवाही की वैधता पर था। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने अपनी संप्रभुता सॉवरेनिटी का प्रयोग करते हुए कार्य किया और क्या कार्य या प्रयोग अनुच्छेद 363 के तहत न्यायालय को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने में हस्ताक्षर हुई। तो 363 आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 363 क्या है? आप सब कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अनुच्छेद 63 है न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक है अनुच्छेद 363। ठीक है, जो कि यह बताता है कि रियासतों के शासकों से जुड़े पुराने समझौते संधियों के विवादों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, जो पुरानी रियासतें हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहां पे इसी की बात हो रही है। ठीक, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे निर्णय इसका क्या हुआ। निर्णय क्या हुआ, इसके निर्णय के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो निर्णय क्या हुआ, सबसे पहले इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या न्यायालय के पास इस तरह के मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र और क्या सरकार सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग करते हुए कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि भारत के किसी नागरिक के खिलाफ कोई शासकों की सर्वोपरि नहीं हो सकती है। न्यायालय ने कहा भारत के किसी नागरिक के खिलाफ कोई शासकों की सर्वोपरिता सर्वोपरिता अर्थात शासक नहीं हो सकता है, जो शासक करता है नागरिकों के ऊपर। ठीक है, आज के शासक उतने शक्तिशाली नहीं है। आज के शासक, अब के समय की बात है ये, कि आज के शासक इतने शक्तिशाली नहीं है जितने वे पहले हुआ करते थे। ठीक है, अन्य नागरिकों की तरह ही भारत के नागरिक हैं, अन्य नागरिकों की तरह ही भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हालांकि उनके पास कुछ राजभत्ता जैसे विशेषाधिकार राजभत्ता जैसे विशेषाधिकार हैं जो अन्य नागरिकों को नहीं मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे विशेषाधिकार इतिहास की एक दुर्घटना है। विशेषाधिकार इतिहास की एक दुर्घटना है। ठीक है, जो संविधान सभा की सम्मति सहमति भी शामिल है, इसलिए उनके खिलाफ जो शक्ति प्रयोग की गई उसे संविधान और कानून के तहत उचित ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई, न कि उसके पक्ष में सर्वोच्च के अंतःस्पष्ट सिद्धांत को लागू करके। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करेंगे। न्यायालय ने राष्ट्रपति के कृत्य पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने राष्ट्रपति के कृत्य पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। राष्ट्रपति ने संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी। ठीक है, जो कि संविधान के दायरे से बाहर जाके उन्होंने काम किया वहां पे, तो उसके बारे में बताया गया। जब तत्काल मामले में संसद ने संविधान में संशोधन करने से
जब तत्काल मामले में संसद ने संविधान संशोधन करने से इनकार कर दिया तो कार्यपालिका की कार्रवाई एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा राष्ट्रपति को इतनी शक्ति नहीं दी जा सकती है, राष्ट्रपति को इतनी शक्ति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, शासकों की सुनवाई के बिना संविधान के अनुच्छेद 292 संविधान के अनुच्छेद 292 संविधान के अनुच्छेद 292 और 362 और 366 22 को हटाने का प्रयास किया, जो कि प्राकृतिक न्याय के स्वीकृति सिद्धांतों का उल्लंघन था। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 292 क्या था। अनुच्छेद 292 क्या था? तो अनुच्छेद 292 था भारत सरकार की उधार लेने की शक्ति। भारत सरकार की भारत सरकार की उधार लेने की शक्ति क्या था? अनुच्छेद 292 भारत सरकार की उधार लेने की शक्ति। भारत सरकार भारत की संचित निधि अर्थात संचित निधि की सुरक्षा पर ऋण ले सकती है और गारंटी के साथ। ठीक है, अनुच्छेद 362 क्या है? निरस्त है। अनुच्छेद 362 क्या है? निरस्त है। ठीक, यहाँ पे क्या है? निरस्त है। ठीक है, अनुच्छेद 362 क्या है? यहाँ पे निरस्त है। क्या है? निरस्त है। और 366 क्या है? 362 है निरस्त। निरस्त मतलब यह रियासतों के शासकों के, निरस्त का मतलब समझिए आप सभी, निरस्त का मतलब होता है यह रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों से संबंधित था। ठीक है, जो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 366 का सब क्लॉज 22। ठीक है, यह जो है रूलर की परिभाषा देता है। रूलर अर्थात शासक। रूलर का मतलब रूलर 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 मतलब शासक। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। रूलर रूलर मतलब शासक। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 366 के 22 में। ठीक है, जो कि यहाँ पे शासक की परिभाषा देता है, जिसे 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात करता है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे यह कहा गया कि संविधान की सर्वोच्च की बात करते हुए, संविधान की सर्वोच्च बात करते हुए न्यायालय ने अंत में कहा कि संविधान से परे राष्ट्रपति के पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है जिसका प्रयोग वह नागरिकों के हितों के खिलाफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान से उत्पन्न और संविधान से ही परिभाषित होती हैं। यहाँ पे न्यायालय ने यह आदेश दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। बस आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। आशा करते हैं आज एक ही केस लॉ कराए हैं। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है समझने से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आशा करते हैं आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हुआ है तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे तक थोड़ा सपोर्ट करें हमारा भी, जिससे हम भी थोड़ा मेहनत करके आपको बढ़िया से कंटेंट देने का प्रयास करें, बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।